हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेन एडू क्लासेस। और इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं जो सेकेंड शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर था, उसको एक बार देखते हैं बच्चों। तो आज की शिफ्ट का जो पेपर्स के लेवल मुझे लगा वो बाकी पेपर्स के मुकाबले में एक दिन का आपका फेब के अटेम्प्ट के एक पेपर थोड़ा सा जो है लेवल बाकियों के मुकाबले ऊपर था। तो इस पेपर में भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं बाकी शिफ्ट्स में वो थोड़ा कम है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा बेटर पेपर मैं बोलूंगा, अच्छा पेपर रहा ये। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। बेसिकली आपको गामा निकालना है और एक पॉलीएटॉमिक गैस की बात करी जा रही है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस के पास दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हैं। तो ऑलरेडी हम जानते हैं पॉलीएटॉमिक गैस अगर वो लिनियर नहीं होती है तो ऑलरेडी उसके पास 3 ट्रांसलेशन की और 3 रोटेशन की होती हैं। तो 6 तो ऑलरेडी होती हैं, 2 वाइब्रेशन की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितनी आ गई, हो गई 8 हो गई। और गामा की वैल्यू बच्चों एक रिलेशन होता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से आप करोगे तो 2 बाई 8 विल बी 1 बाई 4। सो दिस विल कम आउट टू बी 1.25। सो ये रिजल्ट आपको याद थे, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं। विजिबल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, ये अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि लास्ट फेब वाले भी पेपर में आया था। ये आई बिलीव बामर सीरीज के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो ये अगेन दैट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे देखो ये एक ब्लॉक है जो कि रफ सरफेस पे 1 kg का ब्लॉक रखा गया है। थीटा एंगल से इसको खींच रहे हैं, कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस आईआईटी में, जो कि सब्जेक्टिव किसी टाइम पे आता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम फोर्स कितना लगा के खींचेंगे। तो क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऑफ कोर्स। नीचे की तरफ mg 10 न्यूटन का फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, फिर इस f फोर्स के कंपोनेंट ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा f साइन थीटा और राइटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा f कॉस थीटा। ठीक है, f कॉस थीटा। इस फोर्स को अब हटा लो, एक फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लग रहा होगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंसीडर करो तो n प्लस f साइन थीटा विल बी इक्वल टू 10। दैट मीन्स n विल बी इक्वल टू 10 माइनस एफ साइन थीटा। ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से हमें एक इक्वेशन मिल गई। और राइटवर्ड डायरेक्शन में ये एफ कॉस थीटा जो है, अगर जस्ट मोशन स्टार्ट कर चुका होगा ये ब्लॉक, तो उस कंडीशन में ये फ्रिक्शन फोर्स जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लग रही होगी। दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। म्यू की वैल्यू 1/√3 है, तो दिस विल बी 1/√3 इंटू एन। सो n/√3 लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब राइट वर्ड में जस्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ तो दिस एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एन। एन की वैल्यू यहां से उठा के सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय √3, सो 10/√3 माइनस एफ बाय √3 इंटू साइन थीटा। इसको इधर लेके आ जाओ तो एफ सब एक जगह कर लो, तो एफ इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√3 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 10/√3। यहां से f की वैल्यू बच्चों आ जाती है सॉल्व करने पे 10/√3 cos थीटा, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो पूछा गया आपसे व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो f की वैल्यू अगर मिनिमम निकालनी है तो डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। और a cos थीटा प्लस b sin थीटा के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, √(a² + b²। तो यहाँ से हमारे पास f मिनिमम की वैल्यू जो बच्चों आ जाएगी दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय √√3 का स्क्वायर दैट इज 3 + 1 का स्क्वायर दैट इज 1। सो 3 + 1 4, तो ये 10/2 विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन। इतना मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा सो दैट ये ब्लॉक मूव कर जाए। अगेन दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट काफी सारे बच्चों ने जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं वो ये वाला क्वेश्चन किया होता है लोगों ने मिनिमम फोर्स का। वहां पे म्यू एम के टर्म में किया होता है, आंसर आता है म्यू mg बाई √1 + μ², है ना। तो जिसको रिजल्ट याद रहा होगा उसके लिए तो तुरंत ही मतलब सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और जिसने नहीं किया है उसके लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, अब फिर से टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन पे, इसमें ग्रेविटेशन में ये भी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ऑर्बिट कर रही है अर्थ की, अर्थ के सरफेस से 11 आर ऊपर,
है ना। तो बेसिकली सेंटर से जो रेडियस है, पहले वाले सैटेलाइट की रेडियस इज बेसिकली 12 आर, ये 12 आर के बराबर है। और इस पहले वाले का टाइम पीरियड जो है वो हमें पता है 24 आर के बराबर है, 24 आर के बराबर है। दूसरे वाले सैटेलाइट का जो हाइट है ना, if the time period of this satellite is 24 hour, then find out the time period of another satellite which is revolving at 2 hour from the surface। तो दूसरा सैटेलाइट जो है वो सरफेस से 2 hour पे है, मतलब कि सेंटर से कितने पे होगा, 3 hour पे होगा, ठीक है। और दूसरे का हमें टाइम पीरियड बताना है, T2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पता है बच्चों टाइम पीरियड जो होता है वो रूट ऑफ जी एम बाई, यहाँ पे आ जाता है जो टर्म आप टाइम पीरियड का निकाल रहे होते हो, है ना बच्चों। ये आपका केपलर्स लॉ से भी आ जाता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो यहाँ पे टी जो होगा वो रेडियस की 3/2 की पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली आई कुड राइट T2/T1, T2/T1 दैट इज 24 आवर्स, T2/T1 विल बी इक्वल टू R2 बाय R1 की पावर 3/2। सो R2 बाय R1 कितना हो जाएगा, 3/12, 1/4, 1/4 इज नथिंग बट 1/2 का स्क्वायर, इस सब की पावर 3/2। तो व्हाट विल बिकम हियर, ये 2 की पावर 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बची, 1/8 बच जाएगा। यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड विल बी 24/8 दैट इज 3 आवर्स। सो 3 आवर्स का टाइम पीरियड होगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। ज्यादातर बच्चों ने जिसको ये रिलेशन याद रहा होगा जरूर कर दिया होगा इसे। इसमें ये रोलिंग का क्वेश्चन है, जितना जो डायग्राम मुझे दिख रहा है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय स्फीयर टू कम बैक फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, टू कम बैक फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा, मतलब ये बना तो ऐसे रखा है बट एक्चुअली पूछा प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम हाइट से वापस यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। शुरुआत में हमने इसको सॉलिड स्फीयर को वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दी है, बट ये स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि ये इस टाइम पे इसको कोई रोटेशनल मोशन दिया गया है कि नहीं दिया है ना। तो कंसिडरिंग देयर इज नो रोटेशनल मोशन, ये कितनी हाइट तक गया होगा वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, ऑल दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली आई कुड राइट हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी एच, जितना हाइट ऊपर चढ़ गया होगा ये, है ना। तो यहां से अगेन बट ये वाली कंसिडरेशन में हम लोग स्मूथ सरफेस मान रहे हैं या रोलिंग की बात कर रही है, वापस में रोलिंग की भी कंडीशन लग रही है। तो अगर वापस में बच्चों रोलिंग की कंडीशन लगाएंगे तो इसका मतलब शुरू में अगर हम सिर्फ इसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली देते तो यहाँ पे स्लिपिंग भी होती, और स्लिपिंग भी होती तो वी कुड नॉट अप्लाई दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स का भी वर्क डन आ जाता, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि अब इसको कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन, कुछ ना कुछ और वर्डिंग्स इसके साथ गिवन होती, तो या तो ऐसा होता कि ये जा भी रहा है रोल करते हुए, आ भी रहा है रोल करते हुए। अगर वैसा केस लें हम, है ना, उस तरह का केस लें, तो वापस जाने का मोशन और वापस आने का मोशन विल बी सिमेट्रिकल, क्योंकि मोशन तो प्योर रोलिंग ही हो रहा है। तो जहां भी मैक्सिमम हाइट पे गया होगा वहां तो वेलोसिटी 0 हो ही गई होगी, वहां से नीचे तक पहुंचते पहुंचते 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ये एक्वायर करता है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्योर रोलिंग वाला केस लेके देखेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, थीटा 30 है, जी साइन थीटा विल बिकम 5 by 1 plus I by mr square. I is 2/5 mr square, so I by mr square will become 2/5. So that comes out to be 25/7. इतना तो एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन से 0 इनिशियल वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है। कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे तक जाने में, तो वो मान लेते हैं टाइम t लगेगा। नाउ वी नो द एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्या करें, अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन 25/7 इंटू टाइम टेकन t। यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है 7/25। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा था, ये पूरी क्लैरिटी इस पे है नहीं। जितनी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी बन रही है कि शायद अगर ऐसा होता तो ये सॉल्यूशन इसका होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। इसमें आपको LCR सर्किट वाले कॉन्सेप्ट लगाने हैं, है ना, कि प्योर कैपेसिटर जब हम लगा रहे होते हैं
तो प्योर कैपेसिटर के केस में बच्चों आप लोग जैसे रेजिस्टेंस वाला ध्यान दो तो कैसे बनाते हैं कि इधर रेजिस्टर है ना, और कैपेसिटर वाला रेजिस्टेंस इधर पीछे होता है। तो बेसिकली वो हम बात कर रहे होते हैं किस चीज की, करंट तो इधर है, करंट इधर है, वोल्टेज जो है पीछे रह जाती है इसमें, है ना, किसमें, इधर XT लिखते हो, इधर XL लिखते हो। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है तुम्हारा वोल्टेज। तो दिख रहा है कि इंडक्टर में करंट से आगे होती है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स, है ना, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स। तो प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स एंड ऑल्सो करंट लीड्स। तो दोनों बातें ही सही हैं। इसी तरह से प्योर इंडक्टर में इसका उल्टा बोल सकते हो, ठीक है। तो प्योर इंडक्टर में आपका हो जाएगा कि करंट लैग करती है, प्योर इंडक्टर में करंट लैग करती है, ये सॉरी XT होना चाहिए था, है ना। तो प्योर इंडक्टर की जब बात करेंगे तो करंट पीछे है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, करंट लैग्स एंड वोल्टेज लीड्स, ये हो गया। और प्योर रजिस्टर में पता है ये प्योर रजिस्टर है, करंट भी इधर ही है और पोटेंशियल डिफरेंस IR भी इसी में होगा, कोई लीडिंग और लैगिंग का नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। चला, अब इस क्वेश्चन पे देखें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर इधर है, सेमी इनफाइनाइट वायर इधर है, इसकी वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पे होगी सेम इसकी वजह से भी होगी, डायरेक्शन दोनों की वजह से, देखो इस वाले पार्ट की वजह से बाहर की तरफ, इस वाले पार्ट की वजह से बाहर की तरफ। तो इसको और इसको दोनों को मिला के मैं ऐसे बोल सकता हूँ फुल इनफाइनाइट वायर है। R डिस्टेंस पे कितना हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, μ0/2π I/R। ये तो हो गई दोनों वायर्स की वजह से मिला के। फिर ये सेमी सर्कल पार्ट आ गया, इस सेमी सर्कल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0/, फुल सर्कल की वजह से होती है μ0/2, है ना, μ0/2 I/R। इसकी वजह से उसका आधा, तो μ0/4 I/R। ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, रिजल्ट याद होते फटाक से होता। इस क्वेश्चन को देखो, दो मासेस गिवन है A एंड B, इक्वल मास है, ठीक है, मासेस दोनों के इक्वल है, डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हो गए। अब SHM कर रहे हैं, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या करेगा, SHM करेंगे। और मीन पोजीशन पे उनकी वेलोसिटी सेम है। मीन पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी जो होती है SHM करने वाले पार्टिकल की, वो क्या होती है, A इंटू ओमेगा। तो पहले का A इतना है, पहले का ओमेगा, ओमेगा क्या होगा स्प्रिंग मास सिस्टम में, रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ K/m, है ना। तो रूट ऑफ K1/m, ये हो गई पहले की वेलोसिटी, दिस मस्ट बी इक्वल टू दूसरे की वेलोसिटी, क्वेश्चन में गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ K2/m। मास तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 की वैल्यू K2/K1 के रूट के बराबर हो जाएगी। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बॉडी को रिलीज किया गया है 5 मीटर की हाइट से, 5 मीटर की हाइट से इसको रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, यहाँ पे पहुंचेगी तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2gh, है ना, √2gh, दैट मीन्स 2 × 10 × 5, इसका रूट कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से यहाँ पे पहुंचती है, टकरा के ऊपर जाती है और बोल रहा है द इट राइजेस टू 81/100 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस हाइट, है ना, जितनी भी हाइट थी, h हाइट से गिरा था ना, h हाइट से गिरा था, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, √2gh थी, √2gh थी, वापस कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, ये 81/100 h तक पहुंचा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन मान ले हम v', तो v' की वैल्यू निकाल लें एक बार हम लोग, कितनी होगी बच्चों, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, यहाँ पे फिर से वेलोसिटी 0 ही आनी है। तो इस जगह पे, इस जगह और इस जगह के बीच में थर्ड इक्वेशन में लगाऊंगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v' स्क्वायर माइनस 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 81/100 h को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, h को इस जगह की वेलोसिटी जो कि हमारे पास आई 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 है, √2gh, यहाँ पे √2gh की वैल्यू अगर 10 है तो अगेन यहाँ पे पहले -2g इसी टर्म में लिख लेते हैं, 81/100h, ठीक है। और h की वैल्यू जो है हमारे पास 5 मीटर है, h की वैल्यू 5 मीटर है। यहां से आप देख लो
v डैश की वैल्यू निकल जाएगी, v डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल दिस टर्म, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 81/100 विल बिकम 9/10 इंटू √2gh, और √2gh की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी है 10 है, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड बच्चों आ गई आफ्टर कोलिजन, इतनी वेलोसिटी होगी। अब बताना इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी, चूंकि मोशन कंप्लीटली जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस पार्ट में यहां से यहां तक का जो एवरेज, यहां से यहां तक का जो एवरेज वेलोसिटी बच्चों होगा, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करी जा रही है तब तो बच्चों देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, ये बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, दैट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पूरी जर्नी का। ठीक है, तो पहली बार 5 मीटर नीचे आया, दूसरी बार 5 × 81/h नीचे ऊपर गया है, तो टोटल टाइम निकालो, यहां से यहां तक जाने का जो टोटल टाइम है बच्चों, दिस टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, कैसे निकाले हम लोग, फाइनल वेलोसिटी पता ही लग गई है 10, तो फाइनल 10 इक्वल टू इनिशियल 0 प्लस एक्सेलरेशन 10 × t1, ऊपर से नीचे आने का टाइम t1, दैट विल बिकम 1 सेकेंड, ये तो हो गया 1 सेकेंड। नीचे से ऊपर जाने के टाइम के लिए क्या करें, फिर से ये v डैश हमें पता लग गया 9 मीटर है, तो टाइम t2 जो हो जाएगा, t2 विल बी इक्वल टू बेसिकली 9/g या 0.9 सेकेंड, तो टोटल टाइम लग रहा है 1.9 सेकेंड, और इस बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, स्टार्टिंग 5 मीटर पे था, बाद में गया 5 × 9/81/100, तो बीच का डिफरेंस जो आ जाएगा दैट विल बी 5 × 1 - 81/100, so this will become 19 × 5 95/100, so this is my displacement, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट मेरा, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, इसको डिवाइड करेंगे हम 1.9 सेकेंड से, सो द आंसर विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मैं 95/100 × 1.9 कर रहा हूं, तो दिस विल बिकम 95 बाय बेसिकली 190, 95/190 will be basically 1/2, so this is the average velocity, the answer will be 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी चीजें सोचना था इसमें, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए थी, और थोड़ा सा ये सब गेम भी करना पड़ता, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही कर लिया, मुझे लगा कि एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल का सम करके देख लूंगा, बट वो एवरेज स्पीड तो निकाल देता, उससे एवरेज वेलोसिटी में दिक्कत आती। ठीक।